हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे विवेक लर्निंग पॉइंट। और आज मैं उसी सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा। हमारा पर्यावरण सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के लिए जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है उसका पिछली बार मैंने पढ़ाया था चैप्टर 2 हमारी पृथ्वी के अंदर का जो एक भाग मैंने पढ़ा दिया था, पृथ्वी का आंतरिक भाग। अब दूसरे भाग की जानकारी यहाँ लेते हैं। एक बार ओवरव्यू कर देते हैं आपको कि हमने उसमें देखा था कि स्थलमंडल क्रोड क्या होता है, उसके बाद मेंटल क्या होता है, महाद्वीप महासागर, और ये किस किस खनिज और धातुओं से बनी होती है। आगे बात करते हैं शैल एवं खनिज। चलिए यहाँ बात करते हैं शैल एवं खनिज की। तो अभी तक तो मैंने चैप्टर सेकंड का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया था। अब ये सेकंड पार्ट है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। देखिए यहाँ पे शैल एवं खनिज। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि पृथ्वी की परपटी जो ऊपर का परत बना है, वो बनाने वाले जो खनिज पदार्थ होते हैं किसी भी प्रकृति पिंड को शैल कहते हैं। समझ में आया आपको कि जो खनिज पदार्थ होते हैं, जो प्राकृतिक उसकी जो जिस प्राकृतिक खनिज पदार्थ से बना होता है जो पृथ्वी की परपटी, उसे कहते हैं शैल। शैल विभिन्न रंग आकार एवं गठन की हो सकती है। शैल जो होता है विभिन्न रंग मतलब कई कलर के हो सकते हैं, किसी शेप में हो सकते हैं, आकार में, कई गठन में उनका गठन किया गया हो सकता है प्रकृति के द्वारा। ठीक है। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती हैं। शैल जो होती हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहला आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित या रूपांतरित शैल। इसमें कायांतरित दिया है, रूपांतरित शैल। अब चलिए मजे की बात आगे बढ़ते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। ठोस मतलब हार्ड हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्वेदी शैल और बहिर्वेदी शैल। ठीक है। आपने पहले ही पढ़ चुके हो कि पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? शैल कहते हैं। मतलब पृथ्वी की जो परपटी बनी होती है, जिस खनिज पदार्थों से, प्राकृतिक खनिज पदार्थों से बनी होती है, जो प्राकृतिक पिंड होते हैं, उन्हें हम शैल कहते हैं। तो शैल के यहाँ पे 3 प्रकार बताए गए हैं, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित या रूपांतरित शैल। ठीक है। तो और जो यहाँ पे आग्नेय शैल होते हैं, इसे हम प्राथमिक शैल भी कहते हैं। अब बारी आती है, देखिए अब बारी आती है आग्नेय शैल की। पहले आग्नेय शैल के बारे में पढ़ते हैं। आग्नेय शैल मतलब आग्नेय, आग्नेय से ही पता चल रहा होगा कि आग्नेय मतलब आग से बनी, आग से ही निर्मित हुई, आग द्वारा ही निर्मित हुई आग्नेय शैल कहलाती है। ठीक है। फायर बाय फायर, जब आग किसी चीज़ को जला के एकदम पिघला देती है, जो उससे जो अवसाद पिघल कर आते हैं, वो क्या कहते हैं? आग्नेय शैल कहलाती है। तो आग्नेय के बारे में आप समझ में होंगे। अब ये इन्होंने लिखा है 2 प्रकार की होते हैं, अंतर्वेदी शैल और बहिर्वेदी शैल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो मैग्मा नहीं, जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। जब लावा की पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार के बने शैल को बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना होगा, बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं जब लावा पृथ्वी के आंतरिक जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जब जो मैग्मा होता है वो पिघल कर बहुत तेज़ी से बाहर की तरफ निकलता है और पृथ्वी की ऊपरी सतह मतलब परपटी पर आ जाता है। तो उस प्रकार के जब वो तेज़ी से ठंडा होकर जब ठोस बन जाता है, ठोस मतलब हार्ड हो जाता है पृथ्वी पर, इस प्रकार से बने शैल को बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। अब बहिर्वेदी का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? बहिर मतलब बाहर और भेदी मतलब भेद कर आना। भेद मतलब
किसी चीज़ को तोड़कर या बाहर निकलना। जैसे मान लीजिए चींटी को देखते हो या केचुए के देखते हो कि वो केचुए होते हैं, पृथ्वी पे जब बारिश होती है तो अंदर से फाड़ कर जो बाहर निकल जाते हैं, तो भेद कर कहते हैं ना कि हम भेद कर चले जाए। जैसे गोली लगती है तो दिमाग के अंदर से भेद कर निकल जाती है। तो बहिर मतलब बाहर, और भेदी मतलब भेद कर, जो बाहर निकल जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? बहिर्भेदी अग्नेयशल। इसकी संरचना बहुत महीन दानों से होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। आगे चल के हम दक्कन पठार के बारे में भी पढ़ेंगे जब आएगा तो। द्रवित मैंगना कभी कभी भूर परपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार के बने शैल को अंतर्भेदी अग्नेय शैल कहते हैं। अब यार जो बाहर चीज़ें आती हैं दोस्तों, जो बाहर आ गया ठंडा होकर, जो बाहर आ गया और बाहर की सतह पर आ गया वो बहिर्भेदी, और जो अंदर ही पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो गया, पृथ्वी के परपटी के अंदर ही ठंडा हो गया, वो अंतर्भेदी अग्नेय शैल कहलाते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि अंतर माने अंदर, भेदी माने अंतर्भेदी, अंदर ही भेद कर वो ठंडा हो गया अंतर्भेदी, बहिर्भेद बाहर भेद कर अगर आ गया तो बहिर्भेदी। ठीक है, अब देखिए धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। लेई मशालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट से बने होते हैं। अब देखिए लेई या मसालों के जो दानों का चूर्ण बनाने के लिए जो पत्थर होते हैं ना, जो किसी मसाले या किसी चीज़ को दानों को चूर्ण बनाने के लिए, चूरन बनाने के लिए अपघर्षण जो पत्थर जो लगाए जाते हैं ना मशीनों में, या जिससे मसाले और दाने बनाए जाते हैं, वो कौन से होते हैं? वो ग्रेनाइट के पत्थर होते हैं। आप देखते होंगे ग्रेनाइट के वो भी पत्थर होते हैं जो कि कभी कभी किचन के फर्श पे भी लगे होते हैं। किचन के जो डेस्क बने होते हैं ना, उस पे फर्श पे भी लगे होते हैं ग्रेनाइट के पत्थर। ठीक है, सैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। अब देखिए अवसाद क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़े जो चटक कर, टकरा कर एक दूसरे से नदियों द्वारा या किसी प्राकृतिक आपदा द्वारा जब चटक कर, टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं, इन कणों के जो अवसाद होते हैं, इन कणों को क्या बोलते हैं? अवसाद। जैसे नदियाँ जब पहाड़ों से जब नदियाँ निकलती हैं तो तोड़कर पहाड़ों से छोटे छोटे कण बहा कर ले आती हैं, तो क्या हो जाते हैं? वो बालू बन जाते हैं। तो वो भी एक अवसाद ही होते हैं ना, कणों के अवसाद ही कहलाते हैं। ये अवसाद कैसे? हवा से, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एक कठोर होकर शैल की परत बनते हैं। अब ये क्या हो जाते हैं कि ये धीरे धीरे एक परत में परिवर्तित हो जाते हैं, परत में बन जाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? अवसादी शैल, जो अवसादों से, छोटे छोटे कणों से, हवा या पानी द्वारा लुढ़क कर, टूट कर छोटे छोटे कण में बदल कर जब वो शैल एक जगह इकट्ठा होकर ठोस हो जाते हैं, वो अवसादी शैल कहलाते हैं। जैसे उदाहरण की दृष्टि से हम देखते हैं बलुआ, पत्थर, रेत के दाने। अब देखिए इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं वे जीवाश्म भी हो सकते हैं। ठीक है, वे जीवाश्म भी हो सकते हैं। इन शैलों में पौधे, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन शैलों पर रह रहे हैं वो जीवाश्म रहते हैं। तो जीवाश्म भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये होते हैं कायांतरित शैल। ये लिखा है कायांतरित या रूपांतरित, जो जिसका रूप बदल जाता हो, काया जिसकी बदल जाता हो। कायांतरित मतलब जिसकी काया मतलब रूप मतलब फॉर्म, जिसका परिवर्तित होता रहे वो कायांतरित या रूपांतरित शैल कहलाती हैं। अब यहाँ एक चीज़ तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये देखिए इग्नियस। यहाँ पे जब आप आगे पढ़ रहे होगे तो यहाँ पे 3 शैलों के बारे में बताया गया ना, आग्नेय इग्नियस शैल, अवसादी सेडिमेंट्री शैल तथा कायांतरित मतलब मेटामॉर्फिक शैल। अब यहाँ पे पढ़ते हैं इसकी उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ज़्यादातर तो जानते ही हो कि अब लैटिन भाषा से होती है। इग्नियस शब्द लैटिन शब्द इग्निस, जिसका अर्थ है अग्नि, आपको बताया था जैसे मैंने, अग्नि द्वारा। सेंडिमेंट्रिक मतलब लैटिन शब्द सेंडिमेंट से बने हैं, जिसका अर्थ होता है स्थिर, जिसका अर्थ होता है एकदम स्थिर रहना। ठीक है, स्थिर।
मेटामॉर्फिक मतलब ग्रीक शब्द से बना है। देखिए ये दोनों लैटिन से बने हैं, लेकिन ये ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। मैंने बताया ना, रूप परिवर्तन होना। तो जो इग्नियस है वो अग्नि द्वारा, जो सेंडिमेंट्री है वो स्थिर रहता है। वो देखते हो तो कुट कुट के छोटे छोटे टुकड़ों में आके एक जगह स्थिर हो जाता है। और जो मेटामॉर्फिक होता है वो होता है रूप, मतलब जिसका परिवर्तित होना, वो कहलाता है, वो ग्रीक शब्द के मेटामॉर्फोस से बना है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, छोटी सी है, जीवाश्म, जीव का वास, जहाँ पे जीवों का वास होता है। शैलों की परत में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। देखिए जिसमें जीव था उसके जो अवशेष, मतलब जो बचे होते हैं, अवशेष का मतलब जो बचे रहते हैं। जैसे आप अगर डिवीजन लगाते हैं तो जब डिवीजन करके जो उसमें कुछ शेष बच जाता है उसको बोलते हैं ना शेष। यही अवशेष मतलब किसी जीवाश्म का जो शेष बचता है, अवशेष मतलब उसकी शरीर बचते हैं या उसके पेड़ पौधे पत्तियां जो बची रह जाती हैं वो जीवाश्म कहलाती हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देखिए बच्चों, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहेंगे, तभी हम आपके लिए वीडियो ऐसे ही बनाते रहेंगे। आगे चलते हैं। अब ऐसे तो बच्चों आपको कहा गया है कि शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। तो शैलों का उपयोग किस में किया जाता है? कठोर शैलों का सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए। जैसे आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं, तो ये सब आप जानते ही हैं कि ये सब शैल हैं। पत्थर, गिट्टी, बालू, पेड़, पहाड़, ये सब जो है ना, एक तरीके से शैल ही है हमारे लिए। अब देखिए यहाँ पे अगर पता करते हैं कि जो लाल किला है वो किससे बना है? बलुआ पत्थर से। तो बलुआ पत्थर कौन सा होता है? अभी आपने पढ़ा है सेडिमेंट्री जो आपने पढ़ा है वो कौन से होते हैं? सेडिमेंट्री अवसाद शैल होते हैं। अवसाद शैल के बारे में मैंने आपको बताया है। अवसाद जो शैल होते हैं वो धीरे धीरे आके एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, जिनका एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं वो अवसाद। यहाँ पे देखिए हमने आपको पढ़ाया है ना, ये देखिए बलुआ पत्थर, रेत के दाने, तो ये अवसाद शैल के ही है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लाल किला बलुआ पत्थर से बना है तो ये कौन से शैल से बना है? अवसादी शैल से, ठीक है। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है, जिसमें आप ग्रेनाइट को भी देख सकते हो, संगमरमर को भी देख सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती है। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। शैल चक्र मतलब घूमना। जैसे आप सोच के देखो, जैसे एक बालू लिया, बालू को जब सीमेंट में मिलाया तो सीमेंट से वो क्या बन गया? एक पत्थर बन गया। पत्थर से क्या बन गया? ईंट बन गया। ईंट से वो बिल्डिंग बन गई। बिल्डिंग से जब बिल्डिंग में भूकंप आया तो फिर वो भरभरा के जब गिरा तो धीरे धीरे उसके चूर्ण बन गए। फिर से वो क्या बन गया? फिर से वो पत्थर बन गया, फिर से वो बालू बन गया। ऐसे ही चक्र, किसी चीज़ का चक्र होना, ठीक है। मतलब एक बार मान लीजिए पत्थर से फिर ईंट से फिर स्मारक से फिर बलुआ फिर पत्थर, ऐसे, ठीक है। इसको चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नेय शैल बन जाता है। द्रवित मैग्मा कौन से होते हैं? ये हैं, जैसे जब पृथ्वी फाड़ के अंदर से जो मैग्मा निकलती है वो बाहर आती है, वो क्या बन जाती है? अग्नेय शैल बन जाता है। अग्नि द्वारा ही इतना ज़्यादा पृथ्वी पर तेज ताप होता है ना, इतना ज़्यादा हीट हो जाती है तो अंदर से फाड़ के वो बाहर आ जाती है। तो वो जो बाहर आ जाते हैं उसके अवसाद होते हैं, धीरे धीरे पिघल कर पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो वो क्या बन जाती है? अग्नेय शैल धीरे धीरे ठोस हो जाती है, तो अग्नेय शैल का रूप ले लेती है। ये अग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित मतलब ट्रांसफ़र हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे मान लो बना, धीरे धीरे पानी आया तो उसको छोटे छोटे कणों में बहा के ले गया और दूसरी जगह वो परिवर्तित हो गया, दूसरी जगह वो स्थापित हो गया, तो स्थानांतरित हो गया। जो स्थानांतरित होते हैं उससे क्या होता है? अवसादी शैल का निर्माण होता है। अवसादी मतलब छोटे छोटे अवसाद से बना हुआ अवसादी शैल।
जैसे मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे अवसादों से बना हुआ अवसादी सेल। और देखिए, ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय और अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। कायांतरित मतलब रूपांतरित, जिसका फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको मैंने पढ़ाया कि ग्रीक शब्द के मेटामोर्फोस, जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन, और ये ग्रीक शब्द के मेटामॉर्फिक से बना है, मेटामॉर्फोस से मेटामॉर्फिक बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कायांतरित या रूपांतरित सेल। तो ये क्या होता है, ये हाँ, इसके जो दोनों मिलकर, जो ऊपर वाले दोनों हमने पढ़ाए हैं, ऊपर वाले आग्नेय सेल और अवसादी सेल मिलकर क्या होता है, इसका रूप परिवर्तन हो जाता है, और अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है, और यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में रूप परिवर्तित हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं, ये चक्र होता है। अब चक्र कैसे है, अब आप देख रहे हैं। पहले हम नंबर 1 पे रखते हैं मैग्मा, नंबर 2 पे रखते हैं आग्नेय सेल, तीसरे अवसादी। अब जब ये दोनों मिलकर ये बन गए, ये दोनों, ये अवसादी सेल बन गए। अब अवसादी सेल, ये अवसादी सेल और आग्नेय सेल सब मिलकर क्या हो गया, रूप, जब उसका रूप फॉर्मेशन हुआ तो ये बन गया कायांतरित सेल। अब कायांतरित सेल के बाद फिर से पृथ्वी पर बहुत तेज़ गर्मी पड़ी, बहुत तेज़ दबाव पड़ा, बहुत तेज़ ताप पड़ा, दबाव के कारण फिर से वो पिघल कर क्या बन गए, पृथ्वी के अंदर मैग्मा बन गए, और फिर वो बाहर आ गए। फिर ऐसे ही इनका जीवन चक्र, ऐसे इनका जीवन चक्र चलता रहता है। धीरे 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 ये एक दूसरे से ऐसे बनते रहते हैं। अब आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक बढ़िया सा, उसके बाद हम आपसे विदा लेंगे, मतलब आपको मैं बाय बोलूँगा। हम कैसे लेते हैं, जैसे मान लो बच्चा सबसे पहले पैदा होता है, उसके बाद क्या होता है, वो बच्चा पैदा होने के बाद वो एक बड़ा इंसान बन जाता है, इंसान बनने के बाद फिर वो बूढ़ा बन जाता है, फिर वो मृत्यु हो जाती है, उसके बाद फिर वो बच्चा पैदा हो जाता है। ऐसे ही जीवन चक्र इन सेलों का भी होता है। तो अगर बच्चों आपको मेरा चैनल, मतलब मेरा पढ़ाया हुआ अगर समझ में आ रहा है, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, जिससे हम आपके लिए आगे वीडियो बनाते रहेंगे। तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई है, तो आए कि एक बढ़िया सा लाइक दे दीजिएगा मुझे। बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।